वेलकम टू फार्म मेडिकमेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसमें कि हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक लिसनिंग स्किल्स, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एंड राइटिंग इफेक्टिवली। तो अभी आप कहीं भी जाओ, चाहे हॉस्पिटल, फार्मेसी में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ या पेशेंट काउंसलिंग करेंगे, तब हर जगह कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। और यही डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। गॉट इट। तो ना कि केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़े, बल्कि आप आगे कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, इन सब चीज़ों के लिए भी इसको रेफ़र करेंगे। तो अच्छा, एक सिंपल सी बात समझिए आप पहले कि हियरिंग और लिसनिंग ये दोनों सेम नहीं होते। हियरिंग और लिसनिंग दोनों का मतलब क्या, आप समझते हैं कि सुनना, बट हियरिंग इज़ डिफरेंट। हियरिंग मतलब क्या कि आपकी आवाज़ कोई भी है जो कान तक पहुंच रही है, दैट इज़ हियरिंग। बट आप उसको समझ रहे हो, दैट इज़ लिसनिंग। ठीक है। तो कई बार क्या होता है क्लास में कि टीचर बोल रहा है लेकिन आप सुन भी रहे हो, बट वो दिमाग में नहीं आ रही कोई चीज़ें। दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी लंच ब्रेक होने वाला है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज़ ओनली हियरिंग की कोई कान तक आवाज़ आ रही बट आप उसको सुन नहीं रहे हो, है ना। लिसनिंग मतलब कि आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। गॉट इट। और जो आपने जो दूसरे थॉट्स लिया है वो सब हमारा किस में आ जाता है, पुअर लिसनिंग के अंदर। लिसनिंग स्किल क्या है कि ये एक हैबिट है एक तरह से, जो कि सीखी जाती है, और जिससे कि हम अपना काम आसानी से कर सकें, अच्छे रिजल्ट्स पा सकें उनसे। एकेडमिक सक्सेस में इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ करवाता है, और कैरियर्स में जो हम लोगों ने अपने माइलस्टोन अचीव यानी जो गोल्स रखे हुए हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करता है। और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि ज़रा सी गलती हुई तो वो हमारा किसी की लाइफ तक पे आ सकती है बात, है ना। एक मेडिसिन का नाम आपने सुना, कुछ दे कुछ और दिया। एग्जाम्पल मेलेटोनिन था, मेड्रोनिन पढ़ लिया या सुन लिया, ठीक, तो उससे क्या हो सकता है कि बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है। बोथ आर ऑफ डिफरेंट एक्शंस। व्हाट इट। सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट है इसी के अंडर, जिसका मतलब होता है कि खुद को समझना, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी इधर हम इजी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हम बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं किसी को, या इमोशनल होकर कोई बात मिस कर देते हैं। तो इसमें क्या, हमें अपने आप को पहले समझना है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे सोचते हैं, कैसा हमारा इमोशंस हैं, या कैसे हम बिहेव करते हैं। तो हर सिचुएशन में अलग अलग है, तो उसको हमें कैसे ठीक करना है। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, उसको जब हम कुछ बताते हैं तो वो इम्पेशेंट हो जाता है सुनते सुनते। ठीक है। या मान लो कि आखिरी 10 मिनट बाकी हैं आपके लेक्चर के और उसमें आप बोर हो गए हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आगे फ्रंट बेंच पे बैठ जाओ, है ना, और नोट्स बना लो। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप को एक अच्छा लिसनर बना रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ के उनको एनालाइज करके देन हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छे लिसनर बनने की तरफ गए। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि ध्यान से सुनना, समझना और रिस्पॉन्स करना और याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पेशेंट ने बोला दवाई लेने के बाद चक्कर आ रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ संकल्प बोल दिया कि ठीक हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, एक्टिव लिसनिंग है क्या, नहीं है। एक्टिव लिसनिंग में आप क्या कहोगे कि पूछोगे आप कब से चक्कर आ रहे हैं, खाने के बाद ले रहे हो या खाली पेट ले रहे हो। ठीक है। तो ये सब एक्टिव लिसनिंग का पार्ट हो गया। अब इनकी 5 टेक्निक्स हैं। देखो, इसमें जैसे मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं कि हमें पूरा ध्यान देना है स्पीकर की बातों पर, समझना है उसके मैसेज को और उसी तरह से जवाब देना है। और यही रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या कहा गया है। इसके साथ साथ हमें जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है या जो हमने सुनी है उसको भी हमें याद रखना होता है। इसमें केवल कहे हुए शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना होता, इसके साथ उसके जेस्चर्स पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से कह रहा है, पर भी हमें फोकस करना होता है। नेक्स्ट हमारा डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन। हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये प्रोसेस करना होता है, जिसमें कि हमें क्या करना है, आई स्टेटमेंट यूज़ करना है। मतलब कि हमें बिना कंफ्यूज हुए क्लियरली एक फैक्चुअल बात कहनी है कि हमने ये सोचा था या हमारे ये थॉट्स हैं। अपनी चीज़ों पर एकदम स्पेसिफिक रहना है ना। और ज़्यादातर हमें फैक्ट्स लाना है, बल्कि ओपिनियंस नहीं, किसी ने ये कहा था तो मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं। एक फैक्ट लाइए कि हाँ ऐसा हुआ था एग्जैक्टली। ठीक है। देन इसका ये रिज़ल्ट है ना। इसमें हमें फीलिंग्स ऑनेस्टली दिखानी होती है, और इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि जो हम लोग कह रहे हैं और हम जो जेस्चर रख रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं, वो दोनों मैच करें। कि पता चला हम कह रहे हैं कि हम खुश हैं आपके लिए, लेकिन मुंह बना हुआ है, तो क्या हमें ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैच कर रही है, नहीं। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और कम्युनिकेशन में एरर हो सकता है। अब एक्टिव लिसनिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है पे अटेंशन। इसका मतलब कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। हम जो भी एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चलन को साइड में रखना है, और साइड कन्वर्सेशन मतलब किसी और से जो साइड में बात करते हैं वो भी अवॉइड करनी है।
और सामने वाला जैसे कह रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ केवल उसके शब्दों को नहीं, क्या इमोशन, किस इमोशन से कहना चाह रहा है वो भी देखना है। अगर मान लीजिए पेशेंट बार बार हाथ हिला रहा है तो मतलब क्या है कि वो नर्वस लग रहा है, तो हमें उसको समझना है कि उसकी प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ना कुछ कहती है ना। नेक्स्ट है शो दैट यू आर लिसनिंग, मतलब कि हमें ये दिखाना है कि स्पीकर को फील होना चाहिए कि हाँ हम सुन रहे हैं। कैसे कि हेड को नॉड करना, हल्की सी मुस्कान देना, हाँ समझ गया ठीक है, ऐसे बोलना। जैसे अब कोई भी टीचर आपसे पूछता है कि समझ आया, तो एकदम ब्लैंक फेसेस रहते हैं सबके फेस पे, है ना, यही होता है ना। बट हमें क्या करना है, येस बोल देना है या ओके, हाँ कुछ तो रिएक्शन देना होता है ना, हेड नॉड कर दो, दैट इज कॉल्ड शो दैट यू आर लिसनिंग। नेक्स्ट स्टेप इसका है प्रोवाइड फीडबैक, है ना, कि जब हम अपने एजम्पशंस के साथ साथ सुनते हैं तो इसलिए इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि हम उनसे क्वेश्चन पूछें, पैराफ्रेज कर दें, उसको समराइज़ कर दें। पैराफ्रेज मतलब उसी बात को दूसरे ढंग से कह देना, है ना। समराइज़ कर दें मतलब पूरा जो भी कहा गया उसको संक्षिप्त में एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो समझें। जैसे आप समझ रहे हो कि आपको पूरा समझाया जा रहा है कोई चीज़, कोई पेशेंट को काउंसलिंग की जा रही है, तब उसने लास्ट में क्या कह दिया, अच्छा तो आप कह रहे हो कि ये टैबलेट रात को लेनी चाहिए, सही है। तो इससे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, है ना। नेक्स्ट आता है डिफर जजमेंट। यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में कॉमन प्रॉब्लम है, बीच में टोकना है, सर एक्चुअली नहीं, सर ऐसा नहीं होता। पहले पूरी बात सुनिए फिर बोलिए। इंटरप्ट करना स्पीकर को फ्रस्ट्रेट कर देता है, और इसकी वजह से क्या होगा, ना आपका डाउट क्लियर होगा, ना वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो एक्सप्लेन हो पाएगा, है ना। रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, मतलब कि जो जवाब देना है वो हमें सही से देना है, कि रिस्पेक्टफुल तरीके से, एग्रेसिव नहीं होना है, सच सच बोलना है, ये नहीं कि घुमा फिरा के बात को कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर फार्मेसी में अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वो समझ नहीं आ रहा है तो चुप रहें और कुछ भी दवा दे दें, या अगर जाएंगे उनसे रूडली बोल दे कि ये गलत लिखा है, समझ नहीं आ रही चीज़, ठीक। तो ऐसे तो करना नहीं है, हमें जाना है डॉक्टर जस्ट टू कंफर्म द डोज, आई एम आस्किंग दिस, मतलब कि हमें नहीं समझ में आता तो इसलिए पूछ रहे हैं ऐसी चीज़ों को, ठीक है। अब आता है लिसनिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कब ऐसी सिचुएशन होती है कि उसमें सुनना बहुत कठिन हो जाता है, तब उसमें हमें कैसे रखना है अपने आप को, या कैसे सही से सुनना है। तो जैसे कब मान लीजिए बहुत बोरिंग लेक्चर चल रहा है तो उसको समझना, सुनना, ये सब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो पहला होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या करना है, हमें एक साथ नहीं बोलना है, एक छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेना है सुनने के लिए या बोलने के लिए। इसी में आता है पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें होता है कि हमें एक साथ नहीं बोलना है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेने हैं और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि छोटे ग्रुप में काम करें, एक साथ ना बोलें, पहले एक को ख़त्म करने दें फिर बोलने दें दूसरे को, क्वेश्चंस पूछें, पैराफ्रेज करके आइडियाज़ दें, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। नेक्स्ट होता है मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस। अब जाहिर सी बात है मीटिंग्स में बोलना बहुत ईजी तो होता नहीं है, तो है ना, तो एजेंडा मांगो, पीपीटी की कॉपी लो, ऑडिबिलिटी का इशू हो तो बोलो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर आता है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में हमें बहुत शांत रहना, अपने मन को काम करके जाना है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, करियर गोल्स, ये सब जैसे ऐसे ही वर्ड समझाने हैं, नर्वस नहीं दिखना है वहाँ पे, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को हमें अडेप्ट करते जाना है, जैसे क्वेश्चंस हो वैसे ही आंसर देने हैं। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, हमारी टोन क्या है कहने की, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सबको पहले समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो बोले जा रहे हैं उनको नोट कर लेना है, जो भी डाउट्स उनको डायरेक्टली क्लियर कर लेना है। ये सब हमारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को कैसे सुनना है, इन सब का बेस्ट तरीका है, कैसे क्या करना है, पहले कि हमें कैसे कह रहा है इंसान उसे समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना और जो जो डाउट्स हो वो सामने के सामने क्लियर कर लो, लेकिन इंटरप्ट करके नहीं, एट द एंड में। एवरीडे कन्वर्सेशंस, तो हमेशा इसमें क्या करना है कि हमें ध्यान से सुनना है, एकदम एक्टिव रहना है, कि कभी भी कुछ हो तुरंत हम रिस्पॉन्स कर पाएँ। आसपास के सराउंडिंग में जो नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर कर देना है। जब भी हमें चाहिए हो कि अरे ये चीज़ नहीं समझ रही, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप पूछ लो, है ना। हमेशा रिस्पॉन्स करने से पहले सोचो। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे, दैट इज़ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि लिखी हुई चीज़ें, लिखे हुए मैसेजेस, जैसे कि ईमेल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, नोटिस हो गए, एसओपीज़ हो गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कोई मशीन है, ऑटोक्लेव ही मान लो, उसको चलाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है। फार्मेसी में रिटन कम्युनिकेशन को ही लीगल प्रूफ माना जाता है ना। अभी कोई चीज़ किसी ने बोल दी तो हम थोड़ी उसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं इन्होंने ये मेडिसिन लिखी थी ना,
इसी के अंदर हेडिंग है क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिटन कम्युनिकेशन। पहली क्या, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जिसमें भी जो चीज़ें लिखी हैं वो क्लियर हो, करेक्ट हो, मतलब कि सही हो, पूरी हो, और उसका जो कहने का लहजा हो उसका सही तरह से लिखा हो गया। मान लो आप फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसमें डियर सर लिखे दे रहे हो, तो डेट इज़ नॉट करेक्ट नो। और जो लिखा हो वो एरर फ्री हो, मतलब उसमें कोई गलती ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्शन में अगर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो भी है, मान लो 1 mg देना तो उसमें ज़ीरो लग गया तो 10 mg हो गया ना, तो जो कि पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। अब आते हैं 5 C's ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कनेक्शन, क्लैरिटी, कॉज, कॉन्शियसनेस, करेक्टनेस। ठीक, सबसे पहला क्या है कि हमें कनेक्ट करना है, जो भी रीडर है जिसके लिए लिख रहे हैं उससे कनेक्ट कर पाएँ, उससे जुड़ पाएँ, ऐसी शब्दों में लिखना है। क्लैरिटी मतलब सिंपल साधारण सी लैंग्वेज यूज़ की गई हो। कॉज, अभी क्यों लिख रहे हो, कॉज मतलब रीज़न, लिखने का क्या पर्पस है ये क्लियर होना चाहिए। कंसाइजनेस मतलब कि हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखनी है, कि अगर मैं मान लो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें यही लिखा हो कि छुट्टी चाहिए और कब से कब तक चाहिए, क्या रीज़न है, फिर फालतू की बातें उसमें नहीं ऐड करनी है। ठीक, नेक्स्ट है करेक्टनेस, मतलब कि हमें ग्रामर जो यूज़ कर रहे हैं वो सही हो, और जो भी फैक्ट्स लिख रहे हैं उसमें वो सब सही हो, इधर उधर की बातें इंक्लूड नहीं करनी है। हमने तो देख लिया कि रिटन कम्युनिकेशन होती है, लेकिन अब कब उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें तब यूज़ करना है जबकि जो हमें कहना है या जो हमारी बात है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, है ना, और इसका हमें एक रिकॉर्ड परमानेंट मेंटेन करवाना हो। कहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हों, जिनके लिए कहा गया वो बहुत ज़्यादा है ना, या कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब हमें ऑटोक्लेव जैसे बार बार यूज़ करना है तो क्या हम बार बार एक एक को इंस्ट्रक्शन बताते जाएंगे, नहीं, वहाँ पे एक SOP चिपका दिया, यानी एक स्टैंडर्ड उसका जो प्रोसीजर है उसके बगल में चिपका दिया। हमें बार बार बताने की नीड नहीं है, एक बार देखा हो गया बार बार चीज़ें। वैसे ही सेम है, अगर किसी को छुट्टी की नोटिस देनी है पूरे कॉलेज में तो कैसे देंगे, एक नोटिस थी वो अपलोड कर दी या चिपका दी नोटिस बोर्ड पे, पता चल गया ना सबको। ऐसे ही हमारे पास जब लार्ज ऑडियंस है तो देना पड़ेगा ना कुछ ऐसी चीज़। फिर एक हमें एप्लीकेशन हमने दी थी छुट्टी के लिए, तो हमें आगे दिखानी होगी ना, हमने हाँ इतने दिन एब्सेंट थे तो क्यों थे, हमने एप्लीकेशन साइन कराई थी, तो एक क्या है परमानेंट रिकॉर्ड भी हो गया। नेक्स्ट आता है कि अब कब नहीं यूज़ करनी है रिटन कम्युनिकेशन, है ना। जब कोई ऐसा हो कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन चाहिए हो, इमोशनल सिचुएशन हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सिचुएशन हो, या क्राइसिस हो रहा हो, तब हमें क्या देना होगा, रिटर्न नहीं देना होगा। अभी मान लेते हैं कि कुछ इमोशनल सिचुएशन चल रही है, अब वहाँ पे हम क्या उसको लेटर लिख के देंगे कि आप इसको पढ़ो तब समझो चीज़ें क्या है, नहीं। या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो दो लोगों के बीच में तो क्या बार बार रिटर्न एप्लीकेशन देख के करते रहेंगे चीज़ें इधर से उधर, बिल्कुल नहीं। कोई क्राइसिस चल रहा हो तब भी सेम चीज़ नहीं। इमोशंस जो होते हैं हमारे वो क्या लिख के प्रॉपर बताए जा सकते हैं, कभी भी नहीं। इससे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना है कि नहीं यूज़ करना है रिटन कम्युनिकेशन को। रिटन कम्युनिकेशन में कुछ लिमिट्स भी हैं, इसमें ही इसके डिसएडवांटेज भी आते हैं, जैसे कि इम्पर्सनल नेचर, इसमें कुछ पर्सनल कहा गया ऐसा कुछ नहीं दिखाता है, गलत समझने का रिस्क ज़्यादा रहता है, इंस्टेंट फीडबैक्स नहीं मिल पाते। इससे ज़्यादा क्या होता है कि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, और इसके ज़्यादा लीगल रिस्क भी होते हैं कि हमने रिटर्न दे दिया तो अब इसको यूज़ कर सकता है कोई आगे। कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ डिस्कशन, तो जब हमें किसी से सामने सामने बात करनी हो, ज़्यादा बातें करनी हो या ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई करनी हो तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही बेस्ट रहती है। अब बार बार हम मेल भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इससे क्या टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है, प्लस कई चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है रिटन कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्स ऑफ मीनिंग एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। कभी कदार क्या होता है कि हम कैसे कह रहे हैं, हमारा ह्यूमर क्या है कहने का, है ना, या किस लहजे में हमने कहा है बात को, ये सब गलत चला जाता है। मान लो हमने कहा बहुत काम रह के, लेकिन सामने वाला गुस्से में था तो उसने जैसे पढ़ा वैसे ही उस बात को समझा, वैसे ही उस बात को लिया। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कुछ लीगल एग्रीमेंट्स हों तब तो चलता है कि रिटर्न हमने दे दिया, जो चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। लेकिन अगर इमोशनल चीज़ कुछ कनेक्ट है तो वो गलत ही जा रहा है रिव्यू, कि हमने कहा किसी तरीके से, उसने लिया किसी तरीके से। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि कोई लीगल एग्रीमेंट है ना, या कुछ ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं, कोई नोटिसेज हैं, ये सब चीज़ उसमें आ जाती हैं। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इफेक्टिवली। और लिखने के लिए सबसे ज़रूरी होती है सब्जेक्ट लाइन। और सच बताऊँ ना कि अगर हमारी यही वीक होगी तो ईमेल ओपन ही नहीं होगा। अगर मान लो हमने अपना भेजा है CV कहीं और डायरेक्टली बस भेज दिया, उसमें सब्जेक्ट लाइन कुछ नहीं लगी, तो ये 110% है कि वो रिजेक्ट ही होनी है ना। या बैड सब्जेक्ट लिख दिया आपने, मान लो हाई लिख दिया है
है ना। तो क्या ये कोई ओपन करने वाली चीज़ है? मोस्टली है कि नहीं ओपन करेंगे। ईमेल्स ऐसे ओपन बहुत कम होते हैं। अगर आपने मान लो लिखा है सबमिशन ऑफ बी फार्म असाइनमेंट यूनिट 3, तब क्या कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक फॉर्मल चीज़ है, हमने इसको ओपन करा या हमने भेजा है CV, तो CV फॉर दिस मतलब जो भी हमारी आई मान लो क्वालिटी एनालिसिस की आई, तो CV फॉर क्वालिटी एनालिसिस, देन वी कैन ओपन इट। हम लोग एक बार सोचेंगे हमारे पास अगर आती है तो। बट अगर आपने डायरेक्टली दिया हाय आई एम सेंडिंग इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये रिजेक्ट ही होना है ना। ये हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए लेकिन क्लियर वर्ड्स में लिखी हो, जो कहाँ कहना चाहिए वो चीज़। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, एथिकेट्स हैं, एथिक्स हैं, वो सब उससे दिखने चाहिए, झलकने चाहिए। उसमें जो भी कंटेंट हम आगे लिखने वाले मैसेज में, उसका ही शॉर्ट चीज़ होनी चाहिए। इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, इसमें मैंने क्या है, देखो डायरेक्टली पॉइंट, हम जो मेन पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करें। बुलेट पॉइंट जो हम लोग एरोज़ या शॉर्ट पॉइंट्स यूज़ करते हैं उनका यूज़ करें। हमें ना लॉन्ग पैराग्राफ्स, बहुत लंबी चौड़ी बात, उसको अवॉइड करना है। एक ईमेल लिखना है जो कि एक ही टॉपिक पर होना चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स नहीं कर देना। नेक्स्ट है नो योर ऑडियंस। अभी हमें सोचना है कि किसके लिए लिख रहे हैं, है ना। चाहे टीचर है, पेशेंट है, किसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं, सबके हिसाब से हमारी टोन अलग अलग होती है ना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैसेज, मतलब कि हमें मैसेज को एक ऐसे तरीके से अरेंज करना है जिससे कि सामने वाला समझ पाए, या जो हमें समझाना है वो उस तक चीज़ें पहुंच पाए। जैसे कोई टास्क पूरा करना है तो हम आपस में 4 लोगों को पूरा करना है, तो सबको ये बात एक दूसरे की समझ में आनी चाहिए, तब हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो डेवलप भी होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी भी कंपनी में अगर एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग, तो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएंगे, प्लान। इन्हीं सब वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मैसेज का, वो और आवश्यक है। लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो हम प्रोफेशनल सक्सेस भी बहुत ईजिली पा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी है, गुड लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। अच्छी लिसनिंग होगी तभी हम भरोसा बना पाएंगे। गुड राइटिंग बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, पुअर कम्युनिकेशन ruins प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ हमारा यूनिट 3 ख़त्म हो गया है। चाहे किसी भी फील्ड में हम जाएं, फार्मेसी या किसी भी फील्ड में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनसेपरेटेबल पार्ट है, कहीं भी देख लें आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल लेट यू नो।